Once again, welcome back to the Glory Sister classes. And today, in this physics video lecture, we will cover various topics of chapter 2. तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मात्रक और मापन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि का मापन किया जाता है, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका मतलब क्या है? ऐसी राशियाँ, ठीक है, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉ इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब वे राशियाँ जिसको मापा जा सके, मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। ऐसी राशियाँ जिसको मापा जा सकता है तथा एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ लॉ, जिसको नियमों के द्वारा, नियमों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि दूरी है, दूरी को हम लोग नाप सकते हैं कि ये कितना, ये मान लीजिए रोड है कोई, इसकी लंबाई नापना है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, इसको क्या कर सकते हैं? हम नाप सकते हैं। तो दूरी क्या हो गया? भौतिक राशि हो गई, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी हो गई। डिस्टेंस क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसको मापा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से बल क्या है? बल यानी कि फोर्स, ये भी क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है। इसको भी माप सकते हैं कि कितने न्यूटन का बल लग रहा है। समय को भी माप सकते हैं कि 5 सेकंड हुआ कि 10 सेकंड हुआ कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ। ऊर्जा भी क्या है? ये भी भौतिक राशि है, क्योंकि इसको भी मापा जा सकता है, इसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से द्रव्यमान है, द्रव्यमान की मास, इसको भी मापा जा सकता है। कोई वस्तु कितनी, उसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg है, 10 kg है, ठीक है, 10 ग्राम है, कितना है, सारा चीज़ नापा जा सकता है। तो ये भी क्या हो गया? भौतिक राशि हो गई। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भौतिक राशियाँ नहीं हैं, जैसे दुख सुख हो गया, वो भौतिक राशियाँ नहीं, क्योंकि ये नहीं बता सकते हैं कि दुख कितना है, खुशी कितना है, तो उसको नहीं नापा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो सारी राशियाँ हैं, बल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, वेग हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब सारी चीज़ें नापी जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि भौतिक राशियों में 2 चीज़ें होती हैं फिजिकल क्वांटिटी में। एक होता है परिमाण और दूसरा होता है उसका मात्रक, ठीक है। परिमाण मतलब हो गया उसका आंकिक मान। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम माप रहे हैं, तो क्या क्या लिख रहे हैं? 5 kg। तो जो 5 लिख रहे हैं वो क्या है? परिमाण है, इसका आंकिक मान है। और जो kg लिख रहे हैं उसका मात्रक है। इसी प्रकार से 10 kg में क्या है? 10 क्या है? उसका परिमाण है, यानी कि आंकिक मान है, ठीक है। और kg ग्राम क्या है? g, यह है यूनिट, यानी कि मात्रक, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, परिमाण और मात्रक से, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि भौतिक राशि में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आंकिक मान, यानी कि जिसे हम परिमाण भी कहते हैं, और दूसरा होता है उसका यूनिट, यानी कि मात्रक, ठीक है। तो आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे यहाँ पे 5 था, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ये 5 जो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, 10 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, यानी कि आंकिक मान। और जो इसके मात्रक हैं, जैसे ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है, न्यूटन हो गया, एनर्जी का जूल हो गया, ये सब क्या होंगे? यूनिट होंगे, यूनिट यानी कि मात्रक। तो ग्राम हो गया, केजी हो गया, सेकंड हो गया, ये सब क्या हो गए? ये सब मात्रक हैं, ठीक है। और जो आंकिक मान होता है, जो संख्याओं के रूप में लिखते हैं, 5, 10, 15, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई? न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आंकिक मान, जिसे हम मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है जो हमें आगे समझ में आएगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी भी भौतिक राशि का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम यन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? यन से। आंकिक मान को यन से मान लीजिए लिखते हैं, और यूनिट यानी कि मात्रक को यू से लिखते हैं, ठीक है। यूनिट को किससे लिखते हैं? यू से। और न्यूमेरिकल वैल्यू को, आंकिक मान को एन से लिखते हैं, ठीक है। दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अगर हम एक राशि के मात्रक को दूसरे राशि के मात्रक को बदलेंगे तो उनका हमेशा क्या होगा? गुणनफल बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 10 मीटर है, तो 10 और मीटर दोनों, 10 मीटर लिखते हैं, यानी 10 मीटर का मतलब क्या होता है? 10 और मीटर दोनों का क्या है? गुणनफल है, उससे 10 m लिखते हैं, यानी 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर को हम लोग 1000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे यन का मान क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान का मान 10 था, और यूनिट क्या था? मात्रक क्या था? मीटर था। लेकिन दूसरे पद्धति में जब हमने लिखा तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान 1000 हो गया, और मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से n3 U3, और यहाँ पे हमने मिलीमीटर में बदल दिया, तो इसी 10 को हम बदल रहे हैं,
लेकिन हर जगह क्या बराबर आ रहे हैं, तीनों क्या हैं बराबर हैं। 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 मिलीमीटर। ठीक है, यानी इनके आंकिक मान और उनके मात्रक दोनों का गुणनफल क्या है, हर जगह बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें आगे समझ में आएंगी जो हम बीमा पढ़ेंगे तब। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दैट इज द मेजरमेंट, यानी कि मापन। मापन क्या होता है, मापना किसे कहेंगे। जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे हम बाजार जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हम गए बाजार और हमने आलू खरीदा, तो 1 किलो 2 किलो इस तरह हम खरीदते हैं। ठीक है, तो जो व्यापारी होगा वो क्या करेगा, हमें कोई एक उसके पास स्टैंडर्ड होगा, कोई उसके पास बटखरा होगा, ये सब होता है ना, तो उससे वो क्या करेगा, उसे वो तौलेगा तो उसके अनुसार देगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, किसी न किसी चीज़ से वो क्या कर रहा है, सहायता लेकर उसे तौल रहा है, फिर से दे रहा है। ठीक है, या हम क्लास में क्या करते हैं, स्केल की सहायता से कुछ मापते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रेखा की लंबाई मापो, ये कितना है, तो हम माप के बताते हैं कि 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नापने के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, स्केल का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह से वो व्यापारी तरह बटखरे का किलो का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं स्टैंडर्ड है, यहाँ पे हमारा जो स्केल था और वहाँ पे जो उसका किलो था, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब स्टैंडर्ड है, उसी की सहायता से वो माप रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग मापना कहते हैं, यानी कि मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम डिफिनीशन देखते हैं। द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब किसी भौतिक राशि का उसके किसी मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। कोई भौतिक राशि है, उसका किसी मानक से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए भौतिक राशि हमारे पास दूरी है, ठीक है, एक रेखा है या कोई एक रास्ता है, वो मान जाइए 10 सेंटीमीटर का है, तो हम इसके लिए कोई मानक बनाए, मानक मतलब स्टैंडर्ड बनाए हैं। जैसे हमने स्केल बनाया, स्केल से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि यह सेंटीमीटर का कितने गुना है। तो स्केल में क्या होता है, 1-1 सेंटीमीटर पे लाइन खींची होती है, तो उससे हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे, इस रेखा की या इस सड़क की तुलना करेंगे, उससे नापे वहाँ पर रखेंगे और बताएंगे कि यह सेंटीमीटर का 10 गुना है। ठीक है, अगर कोई रेखा 5 सेंटीमीटर का होगा, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, वह सेंटीमीटर का 5 गुना है। ठीक है, तो हम स्केल की सहायता से तुलना करके बता रहे हैं, यानी किसी मानक, यहाँ पे मानक हमारा क्या होता है, स्केल है, वहाँ पे मानक हमारा किलो था, जहाँ पे हम द्रव्यमान को तौल रहे हैं। ठीक है, दूरी को तौलने के लिए स्केल का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पे टेप का प्रयोग करते हैं, और भी चीज़ों का अलग अलग स्थानों पे प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड का हम लोग तुलना करते हैं मापन करने के लिए अलग अलग जगहों पे। ठीक है, इसी प्रकार से समय का स्टैंडर्ड हमने क्या बनाया है, हमने घड़ी बनाया, तो घड़ी के अनुसार हम लोग सेकंड देखते हैं, टाइम देखते हैं, मिनट देखते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड उसमें अलग अलग सुइयाँ प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अगला है यूनिट, यानी कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक क्या है, अ यूनिट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट आर कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यानी सर्वमान्य, पूरे विश्व में जो मान्यता प्राप्त है, एक्सेप्ट किया गया है, यानी सर्वमान्य, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, कंपेरिजन के लिए किया जाता है। अभी हमने बताया ना मात्रक या मानक क्या है, जैसे स्केल है तो क्या है, एक मानक बनाया गया है, उसमें बनाया गया है कि इतने दूरी को ही 1 सेंटीमीटर कहेंगे, इतने दूरी को 2 सेंटीमीटर कहेंगे, तो एक मानक बनाया गया है। उसका तुलना करके किसी भी भौतिक राशि का मेजरमेंट करना, यानी कि मापन करना क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो एक ऐसा मानक है, सर्वमान्य मानक है, सर्वमान्य मतलब पूरे विश्व में जो माना गया है। ठीक है, जिसका उपयोग करके किसी भौतिक राशि की क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए मात्रक क्या होता है, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से द्रव्यमान के लिए मात्रक बनाया गया है, क्या बनाया गया है, केजी, ग्राम मतलब किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, और भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मात्रक बनाए गए हैं। इसी प्रकार से समय के लिए क्या क्या बनाया गया है, यानी टाइम के लिए बनाया गया है सेकेंड, घंटा यानी हावर, ठीक है, और मिनट, ये सब सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये था यूनिट। अब देखते हैं अगला हेडिंग। अब है मात्रकों के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। अब जो मात्रक हम बनाए हैं, जो भी यूनिट बनाए हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, जो भी चीज़ें बनाए हैं, उसका गुण होता है, एक पर्टिकुलर गुण होना चाहिए कि जैसे पहला इसमें दिया है
इट शुड हैव प्रैक्टिकल साइज, इसका आकार क्या होना चाहिए, सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने स्केल बना दिया, बहुत क्यों 30 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का ही स्केल बनाया जाता है, क्योंकि वह हम सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा बना दिया गया, मान लिया गया 1 सेंटीमीटर, मतलब इतना नहीं माना गया, बहुत ही बड़ा, इतना लंबा चौड़ा मान लिया गया, तो 10 सेंटीमीटर मापने के लिए बहुत लंबे स्केल की आवश्यकता होगी, जो कि हम स्कूल में ले जाना हमारे लिए क्या होगा, सुविधाजनक नहीं होगा। इसीलिए सुविधाजनक आकार के अनुसार उसे क्या किया गया है, उसकी लंबाई फिक्स की गई है, एक निश्चित आकार का बनाया गया है। तो हमारा जो मात्रक होना चाहिए कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल साइज का होना चाहिए, नहीं सुविधाजनक आकार का होना चाहिए, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें। ठीक है। इसी प्रकार से इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस, यह जो हमारा मात्रक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समय और स्थान के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि मान लीजिए कोई स्केल है उदाहरण के लिए, ठीक है, और अभी सुबह है 5 बज रहा है, तो इसकी लंबाई इतनी है और 10 बज गया तो इसकी लंबाई 2 गुनी हो गई, ऐसा हो जाएगा तो मापने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये समय के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ स्थान के अनुसार भी चेंज नहीं होना चाहिए, कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इसकी लंबाई इतनी है और अमेरिका में चले गए इसकी लंबाई 2 गुनी हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो भी मात्रक हो वो न तो समय के अनुसार बदले, न तो स्थान के अनुसार बदले। अगर ऐसा बदलेगा तो मापन करना क्या होगा, कठिनाई होगा और सही मापन हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टीज है इसका, इट शुड बी इजली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है। इसका मतलब इसको आसानी से पुनः उपलब्ध किया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास केजी का क्या आया, केजी का हमारे पास कोई बटखरा है, जैसे कोई भी चीज़, या स्केल आया मान लीजिए सिंपल सा, और अमेरिका से बनकर आया। ठीक है। अब अगर हम इसे इंडिया में नहीं बना सकते हैं तो यह हमारा जो यूनिट होगा वो बहुत ही क्या होगा, रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब आसानी से पुनः इसे बनाया जा सके। यह नहीं कि केवल जिस देश में आ रहा है वहीं पे बन सके, इसको अपने भी देश में बनाया जा सके। तो यह इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, यानी आसानी से इसको बनाया जा सके, उसी के आकार का, उसी जैसा हर जगह बनाया जा सके। ठीक है, ऐसा इसका गुण होना चाहिए। चौथा गुण क्या दिया है, इट मस्ट नॉट बी चेंज अंडर फिजिकल कंडीशन। ठीक है, यह फिजिकल कंडीशन के अंडर में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फिजिकल कंडीशन, जैसे मान जाइए अभी धूप है, फिर से बारिश हुआ। ठीक है, यानी कि धूप में इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, लंबाई इतनी थी, और बारिश हुआ तो इसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, या ठंड पड़ी तो इसकी लंबाई घट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो यह क्या होगा, यह भौतिक जो कंडीशन है, मौसम के अनुसार अगर चेंज हो रहा है, वातावरण के अनुसार चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर चेंज होगा तो इसकी लंबाई हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई द्रव्यमान तौलने के लिए कोई चीज़ है, ठीक है, केजी है, कोई 5 केजी का है, यह नहीं कि गर्मी के दिनों में इसका द्रव्यमान 5 केजी होना चाहिए और फिर से अगर ठंडी पड़ रहा है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़ना घटना नहीं चाहिए भौतिक कंडीशन के अनुसार। ठीक है, यानी वातावरण के अनुसार इसका द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो यह था इसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट। अभी हमने भौतिक राशियाँ पढ़ा, और भौतिक राशियों का क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी कि वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार के उनमें बांटा गया, एक है मूल राशियाँ, ठीक है, और दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ, यानी कि डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल यूनिट्स, और इनके और फंडामेंटल यूनिट्स के जो मात्रक होंगे उसे कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो मात्रक होंगे उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, यानी मूल मात्रक कहेंगे। और व्युत्पन्न राशियाँ यानी डेराइव्ड यूनिट्स के जो मात्रक रहेंगे उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो अब इनके बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मूल राशियाँ एवं मूल मात्रक, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स। Those physical quantities which are not depend on other physical quantities are called fundamental quantities and their units are called fundamental units। मतलब वे भौतिक राशियाँ जो डिपेंड नहीं करती हैं, आर नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, आर कॉल्ड
फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। एंड देयर यूनिट्स, और उनके जो मात्रक होते हैं उनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए समय एक फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशि है समय। यह क्या है, यह अन्य राशियों पर निर्भर करता है, नहीं करता है। समय को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है, सेकेंड हो गया। ठीक है, मिनट हो गया, हावर्स हो गया। तो इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। यह जो समय है वो क्या है, मूल राशि है। इसका जो मात्रक होगा सेकेंड, वो क्या होगा, मूल मात्रक होगा। इसी प्रकार से लंबाई भी क्या है, एक मूल राशि है। यह एक भौतिक राशि है जो कि मूल राशि है, क्योंकि यह अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, केवल इसको इसी में नापा जा सकता है। ठीक है, अन्य राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो ये हो गया मूल राशि। ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा, यूनिट होगा, उसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक। ठीक है, तो मूल राशियां कुल 7 होती हैं। कौन कौन से 7 होते हैं देखते हैं। तो टोटल 7 मूल राशियां होती हैं यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कुल मूल राशियाँ कुल कितनी हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं, 7 मूल राशियाँ देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स एंड उसके प्रतीक यानी कि सिंबल कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है लेंथ यानी कि लंबाई। लंबाई एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। और उसको सिंबल कैसे प्रदर्शित करते हैं, एम से। यहाँ पे एम लिखा है यानी इसका मतलब क्या है, मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से द्रव्यमान एक मूल राशि है दूसरा, इसका मात्रक है किलोग्राम, उसे केजी से लिखते हैं। टाइम सेकेंड, एस से लिखते हैं। टेम्परेचर यानी कि ताप, केल्विन, इसे केल्विन में मापते हैं। इसके अलावा सेंटीग्रेड में भी मापते हैं और भी अन्य स्केल पे फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, लेकिन फंडामेंटल मूल रूप से किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। इसे लिखते हैं के से। ठीक है, ओनली के। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एक मूल राशि है जिसको एम्पियर में मापते हैं और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, जो कि आप प्रकाशिकी में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में, आगे क्लास 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसको मापते हैं कैंडेला में। कैंडेला एक मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, और इसे लिखते हैं सी डी से, स्मॉल सी डी से। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल। पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कितना है तो मोल में मापते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं MOL से। ठीक है, तो ये थे 7 भौतिक राशियाँ। ठीक है, जिन जो हैं और उनके मात्रक भी हैं। तो इनको हमको क्या करना है, याद करना है। उनके सिंबल को भी ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 पूरक राशियाँ होती हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी कि पूरक मूल राशियाँ। कौन कौन से हैं, 2। तो ये 2 हैं, कौन कौन से हैं, एंगल है यानी कि कोण भी एक क्या है, मूल राशि है, लेकिन ये पूरक मूल राशि है। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है रेडियन और इसका सिंबल होता है RAD स्मॉल में। ठीक है, कोण को मापने के लिए, इसे कोई भी कोण है उसको मापने के लिए किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। ठीक है, और कोई घन कोण है, घन कोण का मतलब होता है सॉलिड एंगल। जैसे मान लीजिए कोई गोला है, गोले का कोई कटा हुआ भाग, उसमें कितना एंगल बन रहा है तो उसे कहते हैं घन कोण। या कोई बॉल है, कोई भी सॉलिड पदार्थ है जो गोल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एप्पल है, तो उसका कटा हुआ भाग जब हम उसका एंगल निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। इसको स्टेरेडियन, इसका यूनिट है स्टेरेडियन डी है, स्टेरेडियन। इसको लिखते हैं SR, इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो कोण का यूनिट हो गया रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। तो इनका सिंबल क्या है, RAD और SR स्मॉल में। ठीक है, अब देखेंगे कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनको हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। मतलब ऐसी राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जो डेराइव्ड की जाती हैं, यानी व्युत्पन्न की जाती हैं मूल राशियों की सहायता से, फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। तो उनको क्या कहते हैं,
व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं और उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो इन सातों को छोड़ के ये जो सात हम ऊपर देखे हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट को छोड़ के बाकी जो भी राशियाँ होंगी वो क्या आएंगी, डेराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आएंगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए बल है, तो बल क्या है, बल है आपका व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट। इसी प्रकार से वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब वेग, तो वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय। तो जो वेग है दो राशियों से प्राप्त किया गया। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है एक तरह से लंबाई ही है, विस्थापन मतलब एक तरह से लंबाई ही है क्योंकि इसको लंबाई में ही मापते हैं। ठीक है, और समय हो गया टाइम, समय। तो वेलोसिटी कहाँ से प्राप्त किया गया है, इन दो राशियों की सहायता से प्राप्त किया गया, विस्थापन और समय के दोनों के भाग देने पर प्राप्त हुआ है वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी यानी वेग जो है वह दो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की गई हैं। तो वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया व्युत्पन्न राशि यानी कि डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट्स। इसी प्रकार से कार्य है। सबसे पहले त्वरण देखते हैं। जैसे त्वरण है, तो त्वरण क्या हो गया, तो ये त्वरण होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण करते हैं। वेग बट्टे समय होता है ना, ठीक है, वेग परिवर्तन होता है तो वेग ही एक तरह से हो गया। तो वेग और समय, वेग क्या है, समय क्या है, समय आपका हो गया मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और वेग परिवर्तन क्या होगा, ये अभी वेग क्या था, डेराइव्ड यूनिट था। ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, विस्थापन और समय से। ठीक है, तो अन्य राशियों की सहायता से ये त्वरण प्राप्त किया गया है, खुद इसका नहीं है, ये अलग अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त किया गया है। तो त्वरण क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डेराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, आप लिखना क्वांटिटीज। इसी प्रकार से कार्य है, कार्य क्या हो गया, कार्य भी एक तरह से डेराइव्ड यूनिट है क्योंकि अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त किया गया है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये दो राशियों की सहायता से प्राप्त की गई हैं। ठीक है, बल तथा विस्थापन की सहायता से। तो कार्य भी क्या होगा, एक व्युत्पन्न राशि यानी कि डेराइव्ड यूनिट होगा, अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त किया गया। बल भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, क्योंकि यह बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये भी क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हुआ क्योंकि अन्य राशियों की सहायता से द्रव्यमान और त्वरण दो राशियों की सहायता से मिलकर ये बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो भी सारी चीज़ें आती हैं और भी बहुत सारे राशियां हैं जो कि व्युत्पन्न राशियां होती हैं। केवल मूल राशियों जो सात हैं उनको छोड़ के बाकी सारी राशियां क्या होंगी, व्युत्पन्न राशियां होंगी। तो ये था इस वीडियो लेक्चर में, इतना सारा कवर हुआ।